नहीं पता कि मैं ये सब कैसे सह पाऊंगी। सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? वो लोग कल सुबह ही मेरे घर आ जाएंगे। वो मुझे अपने साथ तहसील ले जाना चाहेंगे। मैं क्या कर सकती हूँ? कल सुबह तुम अपना फोन पूरी तरह से बंद कर लेना, उसकी बैटरी अलग कर देना ताकि कोई तुम्हें आसानी से ढूंढ ना सके। जब वो लोग तुम्हारे घर आए तो तुम घर पे मत रहना। लेकिन अगर मैं घर पे नहीं रहूंगी तो वो मेरे माँ बाप को परेशान करेंगे। लेकिन कहाँ होंगी? तुम मेरे घर आना, वहाँ मेरी मम्मी पापा हैं, तुम वहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहोगी। उसके आगे क्या करना है वो मैं सोच लूंगा। कहाँ है तुम्हारी बेटी? सुबह से उसका फोन बंद जा रहा है, उसे निकालो बाहर, आज रजिस्ट्री का दिन है। वो कह रही थी कि उस दिन काम नहीं हुआ था, आज तहसील में बहुत भीड़ होगी, इसलिए वो पहले ही जाकर वहाँ आपका इंतजार करेगी। चलो अच्छा है, डर गई है शायद। चलो सीधे तहसील चलते हैं, वो लोग जा चुके हैं। जरा सोचिए, दिसंबर के महीने की वो कम कपा देने वाली ठंड, सुबह का वक्त जब सूरज भी बादलों के पीछे छुपकर अपनी जान बचा रहा हो। एक तरफ वो लोग जो गर्म कपड़ों में लिपटे अपनी ताकत और पैसे की गर्मी दिखा रहे हो, और दूसरी तरफ एक 26 साल की बेबस लड़की जिसके पास ना तो ठंड ढकने के लिए ढंग के कपड़े हो और ना ही जिंदगी में कोई उम्मीद। शायद आपने भी कभी जिंदगी में ऐसा बेबसी का मंजर देखा होगा, लेकिन 9 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की खलीलाबाद तहसील में जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक ऐसा खेल रचा गया जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। उस दिन खलीलाबाद तहसील के बाहर एक अजीब सी हलचल थी। ठंड इतनी थी कि लोग अलाव जलाकर हाथ सेंक रहे थे। हवा में एक अजीब सी नमी और चुभन थी जो सीधे हड्डियों तक पहुंच रही थी। तहसील के गेट के पास चाय की टपरी से उठती हुई भाप हवा में घुल रही थी। तभी वहां एक सफेद रंग की चमकदार कार आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से 5 लोग बाहर निकलते हैं। 4 लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उनके हाव भाव से ही लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा शिकार करके लाए हों। उनमें एक कन्हैया लाल था। कन्हैया लाल इलाके का जाना माना रसूखदार आदमी था। उसकी आंखों में एक लालच था। उसकी पत्नी पूनम भी उसके साथ थी। पूनम ने बहुत ही महंगे गर्म कपड़े पहन रखे थे। उसके चेहरे पर एक घमंड था। साथ में एक गवाह जीतन राम और उनका ड्राइवर सूरज भान था। ये चारों बहुत ही अच्छी तरह से तैयार थे। लेकिन उसी कार के पिछले दरवाजे से जो 5वीं इंसान बाहर निकली, उसे देखकर वहां खड़े किसी भी इंसान का कलेजा फट जाए। वो एक 26 साल की नौजवान लड़की थी। उसका नाम उर्मिला था, लेकिन उसके चेहरे पर नौजवानों वाली कोई चमक नहीं थी। वो एक बेहद उदास और टूटी हुई विधवा महिला थी। कड़ाके की उस ठंड में उर्मिला ने मात्र एक सूती साड़ी पहन रखी थी और ठंड से बचने के लिए अपने कानों पर एक मामूली सा स्कार्फ लपेट रखा था। वो ठंड से थर-थर कांप रही थी, लेकिन उसकी कंपकपी सिर्फ ठंड की वजह से नहीं थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो जानती थी कि आज वो अपनी जिंदगी का आखिरी सहारा खोने जा रही है। वो अपनी 2 बीघे की पुश्तैनी जमीन बेचने आई थी, या सच कहूं तो ये रसूखदार लोग जबरन उसकी जमीन लिखवाने आए थे। जिस तरीके से वो महिला रो रही थी, जिस तरीके से वो चारों लोग उसे घेर कर चल रहे थे, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी साजिश की शिकार हो रही है। कन्हैया लाल बार बार उसे घूर कर देख रहा था, जैसे कोई कसाई अपने शिकार को देखता है। उर्मिला कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई थी। वो बस रोए जा रही थी। क्या होता है जब एक औरत का सहारा छिन जाता है? उर्मिला के पति की 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी नशे और जुए ने बर्बाद कर दी थी। मरते मरते वो कुछ ऐसा कर्जा छोड़ गया था जिसका उर्मिला से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन ये गिद्ध जैसी नजर रखने वाले लोग, कन्हैया लाल और उसकी पत्नी पूनम, उसी कर्जे का बहाना बनाकर उर्मिला की बची खुची 2 बीघे की जमीन हड़पना चाहते थे। उर्मिला मायके में रहती थी। उसके माता पिता बहुत बूढ़े थे। उसके आगे पीछे कोई नहीं था जो इन ताकतवर लोगों से भिड़ सके। वो बेबस थी, वो खामोश थी, लेकिन उसके आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। ये सभी लोग तहसील के अंदर एक वकील के पास पहुंचते हैं। वकील साहब को तो बस अपने पैसों से मतलब था। उन्होंने एक नजर उर्मिला पर डाली और फिर अपने काम में लग गए। उन्होंने तुरंत दस्तावेज तैयार करने शुरू कर दिए। जमीन पूनम देवी के नाम लिखी जानी थी। लिखा पढ़ी का काम तेजी से चल रहा था। टाइपराइटर की खटखट की आवाज उर्मिला के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। उर्मिला एक कोने में खड़ी बस उस कागज को घूर रही थी जिस पर कुछ ही देर में उसके अंगूठे का निशान लगने वाला था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए सड़क पर आने वाली है। तभी वकील साहब अपना चश्मा ठीक करते हुए कहते हैं कि जो जमीन लिखवा रहा है, जो गवाह है और जो बेच रही है, इन चारों के 4-4 फोटो की जरूरत पड़ेगी। जाइए सामने दुकान से फोटो खिंचवा कर ले आइए। कन्हैया लाल ने अपने ड्राइवर को इशारा किया कि वो इन सबको फोटो खिंचवाने ले जाए। यहीं से इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, जब इंसान चारों तरफ से हार मान लेता है, जब उसे लगता है कि अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है, तभी ऊपर वाला किसी न किसी रूप में एक फरिश्ता भेज देता है। लेकिन वो फरिश्ता किस रूप में आएगा ये कोई नहीं जानता। वकील का आदमी उन चारों को लेकर तहसील के पास ही मौजूद एक कंप्यूटर और फोटोकॉपी की दुकान पर जाता है। वो दुकान बहुत छोटी सी थी, लेकिन वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। मशीन चलने की आवाज आ रही थी। उस दुकान का मालिक एक 26 या 27 साल का नौजवान था जिसका नाम प्रेम सागर था। प्रेम अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहा था। उसके चेहरे पर एक ईमानदारी और मेहनत का तेज था। वो बहुत ही आम सा लड़का था जो दिन भर मेहनत करके अपना घर चलाता था। वकील का आदमी प्रेम से कहता है कि भाई प्रेम, इन लोगों का फटाफट फोटो खींच दे, बहुत जल्दी है, रजिस्ट्री का समय निकला जा रहा है। प्रेम अपने काम में माहिर था। उसने अपना कैमरा उठाया और फोटो खींचने की तैयारी करने लगा। सबसे पहले पूनम कुर्सी पर आकर बैठती है। वो बहुत घमंड में थी। वो हंसते हुए प्रेम से कहती है, भैया फोटो एकदम बढ़िया आनी चाहिए। ये फोटो सारी जिंदगी कागज पर लगा रहेगा और मैं जब भी अपनी ये नई जमीन देखूंगी मुझे अपनी ये फोटो याद आएगी, इसलिए फोटो में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर उसके साथ आए बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनका हर एक ठहाका उर्मिला के दिल को चीर रहा था। प्रेम एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, जरूर मैडम, अच्छी फोटो आएगी। आप तो हैं ही इतनी अच्छी, तो फोटो क्यों नहीं अच्छी आएगी। वो पूनम की फोटो खींच देता है। उसके बाद जीतन राम और सूरज भान भी हंसते गाते अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं। उन्हें तो बस अपना काम पूरा करना था। लेकिन आखिर में जब उर्मिला की बारी आती है तो माहौल अचानक भारी हो जाता है। उर्मिला डरे हुए कदमों से कैमरे के सामने आकर खड़ी होती है। वो स्टूल पर बैठती है। उसने अपना आधा चेहरा स्कार्फ से ढक रखा था। वो बहुत डरी हुई थी।
प्रेम जैसे ही कैमरे के लेंस से उसकी तरफ देखता है उसे कुछ अजीब लगता है। वो उर्मिला से कहता है कि मैडम अपना मुंह थोड़ा खोलिए, फोटो साफ आनी चाहिए, ये सरकारी काम है, चेहरा छुपना नहीं चाहिए। जैसे ही उर्मिला अपने कांपते हाथों से अपना स्कार्फ नीचे करती है, प्रेम उसे देखता है और पूरी तरह से सन्न रह जाता है। उसके हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके दिमाग में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। वो उस चेहरे को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। वो चेहरा जो कभी स्कूल की बेंच पर मुस्कुराता था, आज आंसुओं और खौफ से भरा हुआ था। प्रेम उसे सवालिया निगाहों से घूरने लगता है। उर्मिला भी हैरान थी कि ये आदमी मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रेम हिम्मत करके धीमी आवाज में पूछता है, क्या तुम्हारा नाम उर्मिला है? उर्मिला सहमी हुई आवाज में कहती है, हाँ मेरा नाम उर्मिला है। प्रेम की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो अपना कैमरा टेबल पर रखता है और आगे झुककर कहता है, मेरा नाम प्रेम सागर है, मैं 11वीं और 12वीं में तुम्हारे साथ पढ़ा था, क्या तुम्हें कुछ याद है? ये सुनना था कि उर्मिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। जरा सोचिए उस लड़की की हालत। जब आप अपने किसी पुराने स्कूल दोस्त से सालों बाद मिलते हैं तो आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी स्थिति में हो, आप चाहते हैं कि आप अपनी कामयाबी की कहानी उसे बताएं। लेकिन यहाँ उर्मिला एक फटे हाल साड़ी में ठंड से कांपती हुई अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने पर मजबूर एक विधवा के रूप में खड़ी थी। उसे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो प्रेम को ध्यान से देखती है। 12वीं में जो लड़का दुबला पतला सा हुआ करता था, आज वो एक समझदार और सेहतमंद नौजवान बन चुका था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखों में एक ठहराव था। उर्मिला की आंखों से एकदम से आंसू बह निकलते हैं। वो अपने हाथों से अपना मुंह छुपा लेती है और रोते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं पहचान रही हूँ, आप प्रेम सागर हो। प्रेम को इस तरह रोता देख प्रेम का दिल बैठ जाता है। वो अपनी कुर्सी से उठता है और कहता है, तुम्हें इतनी ठंड नहीं लग रही है क्या? तुमने तो कुछ पहना ही नहीं है। क्या बात है उर्मिला, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुम्हारे साथ ये लोग कौन है? उर्मिला कुछ बोल नहीं पाती। वो बस नीचे देखकर रोए जा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। प्रेम कहता है, देखो अगर तुम ऐसे रोगी तो फोटो सही नहीं आएगा, और अगर फोटो सही नहीं आया तो फिर ये कागज पर मान्य नहीं होगा। तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आखिर बात क्या है? उसी वक्त दुकान पर एक चाय वाला 2 चाय लेकर आता है। प्रेम अपने और अपने साथी के लिए चाय मंगवाता था। प्रेम तुरंत एक कुल्हड़ उर्मिला की तरफ बढ़ाता है और कहता है, लो पहले इसे पियो, तुम्हारी तो हालत खराब हो रही है। उर्मिला मना करती है लेकिन प्रेम जिद करता है, अरे पी लो ना, ठंड बहुत है। उर्मिला कांपते हाथों से वो चाय ले लेती है। चाय की गर्माहट से उसके शरीर में थोड़ी जान आती है, लेकिन उसके दिल की ठंडक और डर अभी भी बरकरार था। प्रेम उसे दोबारा पूछता है, उर्मिला हम साथ पढ़े हैं, दोस्त रहे हैं, मुझे बताओ ये लोग कौन है और तुम ये जमीन क्यों बेच रही हो? तुम तो एक बहुत अच्छी लड़की थी, फिर ये सब क्या है? उर्मिला फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपनी रुंधे हुए गले से कहती है, ऐसे तो मुझे जिंदगी भर रोना ही है प्रेम। अब क्या ही बताऊं, मेरी जिससे शादी हुई थी वो बहुत गलत इंसान था। सारा दिन नशा करता था, जुआ खेलता था। उसने गांव भर का कर्जा ले रखा था। 2 साल पहले वो ज्यादा शराब पीने से मर गया। उर्मिला एक पल के लिए उठती है। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। वो आगे कहती है, जब वो जिंदा था तो उसने मेरी 2 बीघा जमीन पहले ही बेच दी थी। अब जो 2 बीघा मेरे नाम बची है, ये लोग उसके पीछे पड़े हैं। ये कन्हैया लाल हैं। ये कहते हैं कि मेरे पति ने इनसे भी बहुत कर्जा लिया था। जब उसने कर्जा लिया तो मैं तो वहां थी नहीं, लेकिन ये लोग मेरे पीछे पड़े थे। मेरे मायके आकर हंगामा करते थे, गालियां देते थे। अब मुझे अपनी ये आखिरी जमीन भी इनको देनी पड़ रही है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है प्रेम, मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। प्रेम ये सब सुनकर सुन रह जाता है। उसे गुस्सा भी आता है और दया भी। उसके हाथ की मुट्ठी कस जाती है। वो कहता है, ये तो बहुत गलत बात है उर्मिला, कर्जा तुम्हारे पति ने लिया, वो मर भी गया, तो अब तुमसे क्यों वसूला जा रहा है? तुम्हारे ससुराल वाले कहाँ हैं? वो लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे? उर्मिला कहती है कि वो लोग बहुत पहले ही अलग हो गए थे, उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो चाहते ही हैं कि मैं बर्बाद हो जाऊं और मेरे हाथ कुछ न लगे। वो लोग तो पहले ही मुझे घर से निकाल चुके हैं। प्रेम को सारी कहानी समझ आ जाती है। वो उन रसूखदार लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो लोग अक्सर तहसील आते थे और इसी तरह गरीब और बेबस लोगों की जमीन हड़पते थे। ये उनका पुराना धंधा था। प्रेम के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ वो लोग थे जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, और दूसरी तरफ उसकी बचपन की दोस्त जो आज बेबस और अकेली खड़ी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी पूनम वहां आ जाती है। वो बहुत जल्दबाजी में थी। वो चिढ़ते हुए कहती है, अरे फोटो वाला भैया, कितना टाइम लगाओगे? अभी तक इसका फोटो नहीं खींचा क्या? जल्दी करो, वहां वकील साहब बुला रहे हैं, हमारा टाइम खराब मत करो। प्रेम अपने दिमाग को शांत करता है। वो जानता था कि अगर उसने अभी कोई जल्दबाजी दिखाई तो उर्मिला की जमीन आज ही बिक जाएगी। उसे कुछ सोचना था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मैडम, मैं सोच रहा था कि इतनी ठंड है, ये बेचारी बार बार कहाँ आएगी जाएगी। मैं अभी 2 मिनट में सबका फोटो निकालकर प्रिंट कर देता हूँ, आप एक ही साथ लेते जाइएगा। पूनम को ये बात सही लगती है। वो उर्मिला को घूरते हुए कहती है, तू जा वहां कुर्सी पर जाकर बैठ, मैं फोटो लेकर आती हूँ। उर्मिला वहां से डरे हुए कदमों से चली जाती है। अब प्रेम तेजी से कंप्यूटर पर अपना काम करता है। उसने पूनम, जीतन राम और सूरज भान के 4-4 फोटो निकाल दिए। लेकिन जब उर्मिला की बारी आई तो उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने जानबूझकर लिफाफे में उर्मिला के सिर्फ 2 ही फोटो डाले और बाकी फोटो कंप्यूटर से तुरंत हमेशा के लिए डिलीट कर दिए। उसने वो लिफाफा पैक करके पूनम को पकड़ा दिया। पूनम खुशी खुशी वहां से चली गई। प्रेम जानता था कि अब क्या होने वाला है। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे बाद पूनम गुस्से में झल्लाते हुए वापस आती है। वो प्रेम की दुकान के काउंटर पर जोर से हाथ मारते हुए कहती है, तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने हमें बेवकूफ समझ रखा है। प्रेम बड़ी शांति से पूछता है, क्या हुआ मैडम, कोई गलती हो गई क्या? पूनम चिल्लाते हुए कहती है, तूने उर्मिला के सिर्फ 2 ही फोटो क्यों दिए? वकील साहब 4 फोटो मांग रहे हैं, बिना 4 फोटो के फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। प्रेम बहुत ही मासूमियत से कहता है, अरे मैडम, मैंने तो 4 ही डाले थे, शायद कहीं रास्ते में गिर गए होंगे, आप ध्यान से देखिए। पूनम कहती है, इसमें 2 ही हैं, मैं क्या अंधी हूँ? जल्दी से 2 फोटो और निकाल कर दे। प्रेम एक गहरी सांस लेता है और कहता है, अरे मैडम, आप इतना जल्दी मचा रही थी कि मैंने तो कंप्यूटर से जगह खाली करने के लिए फोटो डिलीट कर दिए। रोज हजारों फोटो आते हैं, सिस्टम हैंग करने लगता है। अब तो वो फोटो डिलीट हो गए, अब आपको उसे दोबारा भेजना पड़ेगा फोटो खिंचवाने के लिए। बस 2 मिनट लगेंगे, आप उसे भेज दीजिए। पूनम गुस्से में कुछ बड़बड़ाती है और वहां से चली जाती है। प्रेम का ये छोटा सा खेल काम कर गया था। उर्मिला को एक बार फिर से प्रेम के पास आने का मौका मिल गया। जब उर्मिला दुकान में आती है तो प्रेम उसे पास बुलाता है और बहुत ही धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहता है, उर्मिला,
मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ भी करो, कोई भी नाटक करो, लेकिन आज ये जमीन की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, आज ये जमीन नहीं लिखी जानी चाहिए। उर्मिला घबरा जाती है। वो कहती है मैं क्या करूं प्रेम, मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई मेरी तरफ से बोलने वाला नहीं है। अगर मैंने कुछ मना किया तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे, मेरे बूढ़े माँ बाप को मार डालेंगे। प्रेम उसकी आंखों में देखते हुए कहता है तुम मुझ पर भरोसा करती हो, हम साथ पड़े हैं, आज मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। अगर मुझसे कुछ भी हो सकता है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम इतना करो कि आज किसी भी तरह से ये सौदा टल जाए। कल संडे है, तहसील बंद रहेगी, कल मैं तुमसे मिलता हूं, फिर हम कुछ उपाय निकालेंगे, बस आज का दिन निकाल लो। उर्मिला को जिंदगी में पहली बार लगा कि कोई उसके साथ खड़ा है, किसी ने उसे हिम्मत दी है। उसने प्रेम की बात को अपने दिमाग में बिठा लिया। प्रेम ने उसे फिर से फोटो निकाल कर दे दिए। उर्मिला वापस जाती है। वो तहसील के उस बरामदे में जहां वकील बैठते हैं, एक प्लास्टिक की कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। वहां काफी भीड़ थी। उर्मिला का दिमाग तेजी से चल रहा था कि वो क्या करे, और फिर उसने वो किया जो उसे करना था। वो अचानक कुर्सी से नीचे जमीन पर लुढ़क जाती है। धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। वहां चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, कोई पानी लाओ। कुछ लोग कहने लगे, अरे इतनी ठंड है, इस बेचारी ने कुछ पहना भी नहीं है, इसे ठंड मार गई है। पूनम और कन्हैया लाल के तो होश उड़ गए। पूनम कहती है, अरे ये अभी क्यों गिर गई, हमारी जमीन कैसे लिखी जाएगी, ये तो बेहोश हो गई है, ये नाटक कर रही है। लेकिन वहां जो वकील साहब थे वो पुराने घाक थे। वो समझ गए कि अगर यहाँ इस औरत को कुछ हो गया तो पुलिस केस बन जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। वो कन्हैया लाल से कहते हैं, अरे तुम लोगों को जमीन की पड़ी है, अगर ये मर गई तो तुम्हारी जिंदगी जेल में कटेगी, पहले इसकी जान बचाओ, ले जाओ इसे तुरंत किसी अस्पताल में। मजबूरी में कन्हैया लाल और उसके आदमियों को उर्मिला को उठाना पड़ा। वो लोग उसे आनंद फानन में अपनी उसी कार में डालते हैं और बगल के जिला चिकित्सालय में लेकर भागते हैं। अस्पताल में डॉक्टर उर्मिला की जांच करते हैं। उर्मिला जानबूझकर अपनी आंखें बंद किए रहती है और हल्की हल्की कपकपी का नाटक करती है। डॉक्टर उसे प्राथमिक उपचार देते हैं और कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, बस कमजोरी और ठंड का असर है, इसे कुछ देर आराम करने दो। लेकिन इन सब चक्करों में शाम के 4 बज जाते हैं। तहसील का समय खत्म हो जाता है। उस दिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती। कन्हैया लाल और पूनम बहुत गुस्से में थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। उर्मिला अपने नाटक में कामयाब हो चुकी थी। कन्हैया लाल उर्मिला से कहता है कि ठीक है, आज तो तेरा काम नहीं हुआ, लेकिन सोमवार को सुबह सबसे पहले हम तेरे घर आएंगे, तैयार रहना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उर्मिला अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद चुपचाप एक सवारी पकड़कर अपने मायके चली जाती है, लेकिन वो जानती थी कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। रात का समय था। उर्मिला अपने घर के एक छोटे से कमरे में बैठी थी। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसके पिता के फोन की घंटी बजती है। एक अनजान नंबर था। उर्मिला फोन उठाती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, उर्मिला, मैं प्रेम बोल रहा हूँ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? उर्मिला की सांस में सांस आती है। वो कहती है, ज्यादा मजाक मत करो प्रेम, तुम्हें सब पता है कि आज क्या हुआ है। वो लोग इतने चालाक हैं, उन्हें शक हो गया है कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। वो अस्पताल में भी मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से आज तो मैं किसी तरह बच गई। अब बताओ सोमवार को क्या होगा? अब तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। प्रेम बहुत ही शांत आवाज में कहता है, तुम घबराओ मत, कल रविवार है, कल हम लोग मिलते हैं, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ आ सकती हो। उर्मिला और प्रेम तय करते हैं कि वो अगले दिन संत कबीर नगर के मगहर में मिलेंगे। मगहर वही जगह है जहां महान संत कबीर दास जी की निर्वाण स्थली है। वहां एक बहुत ही शांत और सुंदर पार्क है। अगले दिन सुबह कोहरा बहुत घना था, विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर थी। रास्ते में सन्नाटा था। प्रेम पहले ही पार्क में पहुंच चुका था। वो बेचैनी से उर्मिला का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उर्मिला वहां आती है। प्रेम उसे देखता है तो उसका दिल फिर से पसीज जाता है। उर्मिला ने आज भी स्वेटर नहीं पहना था। वो उसी पतली सी साड़ी में सिकुड़ती हुई आ रही थी। उर्मिला जैसे ही प्रेम के पास पहुंचती है, वो फिर से रोने लगती है। प्रेम उसे पास की एक बेंच पर बिठाता है और कहता है, उर्मिला, क्या बात है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तुम आज भी बिना स्वेटर के आ गई हो, क्या तुम्हारे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है? उर्मिला संकोच में पड़ जाती है। वो नजरें झुकाकर कहती है मेरे पास एक स्वेटर, लेकिन वो इतना पुराना और फटा हुआ है कि उसे पहनकर मैं घर से बाहर नहीं आ सकती। मैं बस उसे घर के अंदर ही पहनती हूँ। ये सुनकर प्रेम से रहा नहीं गया। वो बिना कुछ बोले उर्मिला को अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे पास के ही एक कपड़े की दुकान पर ले जाता है। उर्मिला मना करती रहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? लेकिन प्रेम उसकी एक नहीं सुनता। वो उर्मिला के लिए एक बहुत ही अच्छा और गर्म स्वेटर खरीदता है, साथ ही एक शॉल भी लेता है। फिर वो एक और शॉल खरीदता है और उर्मिला के हाथ में रखते हुए कहता है, ये तुम्हारी माँ के लिए है। उर्मिला जब वो स्वेटर पहनती है और शॉल ओढ़ती है तो उसे पहली बार सिर्फ शरीर की ही नहीं बल्कि एक अपनेपन की गर्माहट महसूस होती है। उसे लगता है कि इस दुनिया में कोई तो है जिसे उसकी फिक्र है। वो प्रेम की तरफ देखती है और कहती है, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो प्रेम? मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ। प्रेम मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि दोस्त कभी एक दूसरे को अकेले नहीं छोड़ते। अब मुझे तसल्ली से बताओ कि ये पूरा मामला क्या है? पार्क की उसी बेंच पर बैठकर उर्मिला अपनी पूरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि 12वीं के बाद उसके पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई रोक दी। वो 2-3 साल घर पर ही बैठी रही। फिर उसके पिता ने जल्दबाजी में उसकी शादी कर दी। जिस लड़के से शादी हुई वो बाहर से तो ठीक लगता था, लेकिन असल में वो एक नंबर का शराबी और जुआरी था। उसके घर वालों ने भी उसकी आदतों की वजह से उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था। वो जो कुछ भी कमाता सब नशे में उड़ा देता। उसने धीरे धीरे घर का सारा सामान बेच दिया। उर्मिला का पति उसे मारता पीटता था। वो एक बहुत ही भयानक जिंदगी जी रही थी। फिर उसने गांव के कुछ रसूखदार लोगों से ब्याज पर पैसे लेने शुरू कर दिए। वो पैसे लेता और ब्याज का मीटर बढ़ता जाता। एक दिन ज्यादा शराब पीने से उसकी नस फट गई और वो मर गया। उर्मिला रोते हुए आगे बताती है, उसके मरने के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने मायके आ गई, लेकिन मेरे पति ने जो 2 बीघा जमीन मेरे नाम छोड़ी थी उसकी भनक उन ब्याज माफियों को लग गई। उन्होंने पहले तो खुद ही दौड़ धूप करके वो जमीन सरकारी कागजों में मेरे नाम ट्रांसफर करवाई ताकि मैं कानूनी तौर पर उसे बेच सकूं। और अब वो मेरे घर आकर मेरे बूढ़े माँ बाप को गालियां देते हैं, धमकाते हैं कि अगर मैंने वो जमीन उनके नाम नहीं की तो वो मेरे भाइयों को जान से मार देंगे। वो कहते हैं कि मेरे पति ने उनसे बहुत मोटा कर्जा लिया था। मुझे कुछ नहीं पता कि उसने कर्जा लिया भी था या नहीं, बस उसी डर से मैं वो जमीन बेचने जा रही थी। मेरी पूरी जिंदगी एक मजाक बन गई है प्रेम। प्रेम सारी बात बहुत गहराई से सुनता है। वो समझ जाता है कि ये पूरी तरह से एक ब्लैकमेलिंग का खेल है। वो लोग एक बेवा की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। प्रेम उर्मिला की आंखों में देखकर कहता है, उर्मिला, अब तुम वो जमीन किसी को नहीं दोगी, वो तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। उर्मिला कहती है, लेकिन कैसे? वो लोग कल सुबह ही मेरे घर आ जाएंगे, वो मुझे खींचकर तहसील ले जाएंगे, मैं क्या कर सकती हूँ?
प्रेम एक गहरी सांस लेता है और कहता है, कल सुबह तुम अपना फोन पूरी तरह से बंद कर लेना, उसकी बैटरी निकाल देना ताकि कोई लोकेशन भी ट्रैक न कर सके। जब वो लोग तुम्हारे घर आए तो तुम घर पर मत रहना। उर्मिला घबरा कर पूछती है, लेकिन अगर मैं घर पर नहीं रहूंगी तो वो मेरे माँ बाप को परेशान करेंगे और मैं जाऊंगी कहाँ? प्रेम कहता है, तुम्हारे माँ बाप उनसे कह देंगे कि तुम सुबह सुबह ही तहसील के लिए निकल गई हो क्योंकि तुम्हें लगा कि वो लोग वहीं मिलेंगे। वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए सीधे तहसील जाएंगे। जैसे ही वो लोग तुम्हारे घर से निकले तो मुझे किसी दूसरे नंबर से फोन करना, मैं अपने एक भरोसेमंद लड़के को बाइक से भेजूंगा, तुम उसके साथ आ जाना। उर्मिला पूछती है, लेकिन कहाँ आऊंगी? प्रेम बहुत ही साफ दिल से कहता है, तुम मेरे घर आना, वहां मेरी मम्मी पापा हैं, तुम वहां पूरी तरह सुरक्षित रहोगी। उसके आगे क्या करना है वो मैं सोच लूंगा। उर्मिला को डर भी लग रहा था और प्रेम पर भरोसा भी हो रहा था। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने हामी भर दी। अगले दिन सोमवार की सुबह कोहरा और भी ज्यादा था। कन्हैया लाल, पूनम और उनके गुंडे अपनी सफेद कार में उर्मिला के घर धमकते हैं। वो लोग दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारते हैं। उर्मिला के बूढ़े पिता बाहर आते हैं। कन्हैया लाल चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ है तुम्हारी बेटी? सुबह से उसका फोन बन जा रहा है, उसे निकालो बाहर, आज रजिस्ट्री का दिन है। उर्मिला के पिता, जिन्हें उर्मिला ने पहले ही सब समझा दिया था, हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहते हैं, साहब वो तो सुबह 7 बजे ही घर से निकल गई। वो कह रही थी कि उस दिन काम नहीं हुआ था, आज तहसील में बहुत भीड़ होगी, इसलिए वो पहले ही जाकर वहां आपका इंतजार करेगी। कन्हैया लाल और पूनम एक दूसरे को देखते हैं। पूनम कहती है, चलो अच्छा है, डर गई है शायद, चलो सीधे तहसील चलते हैं। वो लोग अपनी कार में बैठते हैं और तेजी से तहसील की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग उर्मिला के गांव से बाहर निकलते हैं, उर्मिला पड़ोस के एक फोन से प्रेम को कॉल करती है। वो बताती है कि वो लोग जा चुके हैं। प्रेम कहता है, ठीक है, तुम गांव के बाहर वाले मंदिर के पास आ जाओ, मेरा लड़का 5 मिनट में वहां पहुंच रहा है। कुछ ही देर में प्रेम का एक लड़का बाइक पर आता है। उर्मिला चुपचाप अपना चेहरा स्कार्फ से ढककर उस बाइक पर बैठ जाती है। वो लड़का उसे वहां से करीब 10 किलोमीटर दूर प्रेम के घर ले जाकर छोड़ देता है। इधर तहसील में कन्हैया लाल और उसकी पूरी फौज उर्मिला को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। उन्होंने तहसील का कोना कोना छान मारा। वकीलों के चेंबर, स्टैंप वेंडर की दुकानें, चाय की टपरियां, यहाँ तक कि आसपास के 1-2 किलोमीटर के इलाके में भी हर औरत का चेहरा चेक किया, लेकिन उर्मिला उन्हें कहीं नहीं मिली। प्रेम अपनी उसी कंप्यूटर की दुकान पर बैठा सब कुछ देख रहा था। वो लोग प्रेम की दुकान पर भी आते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने उर्मिला को देखा है। प्रेम बहुत ही मासूमियत से कहता है, नहीं साहब, परसों के बाद वो मुझे यहाँ नहीं दिखी। सारा दिन बीत जाता है। शाम ढलने लगती है। कन्हैया लाल झल्लाकर अपने बाल नोचने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक मामूली सी औरत उनके चंगुल से कैसे निकल गई। हार मानकर वो लोग वापस लौट जाते हैं। शाम को जब प्रेम अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उर्मिला उसकी मां के पास बैठी है। प्रेम की मां बहुत ही भली औरत थी। उन्होंने उर्मिला को खाना खिलाया था और उसे तसल्ली दी थी। लेकिन प्रेम जानता था कि ये लोग इतने चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो लोग जरूर उर्मिला के घर वालों पर दबाव डालेंगे और गांव में पूछताछ करेंगे। अगर किसी को शक हो गया कि उर्मिला प्रेम के घर पर है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। प्रेम अपनी माँ से कहता है, मम्मी ये मामला बहुत सीरियस है, वो लोग बहुत खतरनाक है। अगर उन्हें पता चल गया कि उर्मिला यहाँ है तो वो हमारे घर पर हमला कर सकते हैं। तुम एक काम करो, उर्मिला को लेकर मामा के गांव चली जाओ। मामा का घर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर था। वहाँ किसी को सपने में भी शक नहीं होगा कि उर्मिला वहाँ हो सकती है। प्रेम की माँ समझदार थी। उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया और रात के ही अंधेरे में एक ऑटो किराए पर लेकर उर्मिला के साथ अपने भाई के घर यानी प्रेम के मामा के यहाँ चली गई। वहाँ पहुंचने के बाद उर्मिला की जिंदगी में एक ठहराव आ गया। वो 2 महीने तक वहाँ रही। उन 2 महीनों में उर्मिला ने घर का सारा काम संभाल लिया। वो प्रेम की माँ की बहुत सेवा करती थी। मामा के घर वाले तो ये सोचने लगे थे कि शायद ये लड़की प्रेम की पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए वो उर्मिला को घर की बहू की तरह इज्जत देने लगे। उर्मिला को इतने सालों बाद एक परिवार का प्यार मिल रहा था। उसके चेहरे पर वापस से वो पुरानी रौनक लौटने लगी थी जो कभी 12वीं क्लास में हुआ करती थी। इधर इन 2 महीनों में कन्हैया लाल ने उर्मिला को हर जगह तलाशा। उसके सारे रिश्तेदारों के यहाँ आदमी भेजे, लेकिन उर्मिला का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने पुलिस में भी कोई शिकायत नहीं की क्योंकि वो जानते थे कि अगर पुलिस के पास गए तो वो कर्जे वाला फर्जी मामला खुल जाएगा और वो खुद फंस जाएंगे। धीरे धीरे उन्होंने भी हार मान ली और चुप बैठ गए कि जब कभी वो गांव वापस आएगी तब उसे देख लेंगे। मामला पूरी तरह से शांत हो चुका था। 2 महीने बीत चुके थे। प्रेम को लगा कि अब खतरा टल गया है। वो अपनी माँ और उर्मिला को वापस अपने घर ले आता है। अब उर्मिला को घर पर खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। वो प्रेम से कहती है कि वो भी कुछ काम करना चाहती है। प्रेम सोचता है कि उसकी दुकान पर काम बहुत बढ़ गया है और उसे एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत भी है। वो उर्मिला को अपनी दुकान पर ले आता है और उसे कंप्यूटर पर फॉर्म भरना, फोटोकॉपी करना और ग्राहकों से बात करना सिखाने लगता है। उर्मिला बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाती है। अब वो प्रेम के साथ उसकी दुकान पर ही काम करने लगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त कभी भी दरवाजा खटखटा सकता है। एक दिन दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ थोड़ी कम थी। उर्मिला कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक वो वकील साहब, जो उस दिन तहसील में उर्मिला की जमीन लिखवाने वाले थे, किसी काम से प्रेम की दुकान पर आते हैं। जैसे ही वकील साहब की नजर कंप्यूटर पर बैठी उर्मिला पर पड़ती है, उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो उर्मिला को पहचान लेते हैं। वो जोर से चिल्लाते हैं, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? उर्मिला उन्हें देखकर बुरी तरह से कांपने लगती है। उसके हाथ से माउस छूट जाता है। वो तुरंत खड़ी हो जाती है और पीछे हटने लगती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वकील साहब गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं, अच्छा तो ये खेल चल रहा था। कन्हैया लाल और हम सब तुझे पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं और तू इस फोटो वाले के साथ मिलकर हमें बेवकूफ बना रही थी। जब तुझे जमीन देनी ही नहीं थी तो इतना बड़ा नाटक क्यों किया? और अगर नाटक करना था तो वो कर्जा क्यों खाया? प्रेम तुरंत अपनी कुर्सी से उठता है और वकील साहब के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो बहुत ही शांत लेकिन कड़ी आवाज में कहता है, वकील साहब आवाज नीची करके बात कीजिए। ये मेरी दुकान है और ये मेरे यहाँ काम करती है। आप इसे ऐसे डरा नहीं सकते। वकील साहब व्यंग से हंसते हुए कहते हैं, अच्छा बेटा, तो तूने इसे पनाह दे रखी है। तू जानता नहीं है कि तू किन लोगों से पंगा ले रहा है। कन्हैया लाल कोई मामूली आदमी नहीं है। और तू ये बता, जब इसने कर्जा खाया है तो जमीन क्यों नहीं दे रही? प्रेम सीधे वकील की आंखों में देखता है और कहता है, वकील साहब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो कर्जा इसने आपका खा रखा हो। आपको कैसे पता कि उसने कर्जा लिया था? क्या आपने गिने थे पैसे? इसके शराबी पति को आप लोगों ने पैसे दिए ताकि वो मर जाए और आप इस बेवा की जमीन हड़प सकें। ये धोखा इसने नहीं, आप लोगों ने दिया है। ये सुनकर वकील साहब का चेहरा लाल हो जाता है। वो उंगली दिखाते हुए कहते हैं, बेटा तू अपनी हद पार कर रहा है। तू इस औरत के चक्कर में अपनी पेट पर लात मार रहा है। तुझे पता है तेरे साथ क्या होगा? प्रेम बिना डरे कहता है, मेरे पेट पर कोई लात नहीं मार सकता। आप अपना काम देखिए और यहां से जाइए। वकील साहब वहां से पैर पटकते हुए निकल जाते हैं। लेकिन प्रेम जानता था कि बात अब बिगड़ चुकी है। उसने तुरंत दुकान का शटर आधा गिरा दिया
उर्मिला रोने लगी। वो कहती है, प्रेम मुझे यहाँ से जाने दो, वो लोग तुम्हें भी मार देंगे, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रेम उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, आज फैसला होकर रहेगा। वकील साहब ने वहां से निकलते ही कन्हैया लाल को फोन कर दिया। उन्होंने बता दिया कि जिस चिड़िया को तुम ढूंढ रहे हो वो उसी फोटो वाले की दुकान पर बैठी है। करीब 2 घंटे बाद प्रेम की दुकान के बाहर 2 बड़ी गाड़ियां आकर जोर से ब्रेक मारती हैं। उन गाड़ियों में से कन्हैया लाल, पूनम, जीतन राम और उनके साथ कुछ गुंडे और 3-4 महिलाएं बाहर निकलती हैं। वो लोग सीधे प्रेम की दुकान की तरफ भागते हैं। दुकान में घुसते ही कन्हैया लाल उर्मिला पर झपटता है। पूनम और उसके साथ आई महिलाएं उर्मिला को गालियां देते हुए उसके बाल पकड़ने की कोशिश करती हैं। वो उसे घसीटकर दुकान से बाहर निकालने लगते हैं। उर्मिला चीख रही थी, बचाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन प्रेम एक चट्टान की तरह उनके बीच में आ जाता है। वो कन्हैया लाल को जोर से धक्का देता है। वो चिल्लाता है, खबरदार जो किसी ने इसे हाथ भी लगाया, ये मेरी दुकान है, अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वहां भारी हंगामा मच जाता है। गुंडे प्रेम पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम ने पहले ही समझदारी दिखाते हुए अपनी जेब में रखे फोन से 112 नंबर पर डायल कर दिया था। फोन चालू था और पुलिस कंट्रोल रूम में सारी आवाजें जा रही थी। तहसील का इलाका होने की वजह से पुलिस की एक जीप पास ही गश्त कर रही थी। महज 5 मिनट के अंदर सायरन बजाती हुई पुलिस की जीप वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही गुंडों के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर गाड़ी से बाहर आता है और जोर से डंडा पटकते हुए कहता है, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ, दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो रही है। प्रेम आगे आता है और कहता है, सर ये लोग मेरी दुकान में घुसकर इस महिला को जबरन किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग जमीन माफिया हैं और इसे धमका रहे हैं। कन्हैया लाल तुरंत पलट कर कहता है, साहब ये लड़का झूठ बोल रहा है, इस औरत के पति ने हमसे बहुत सारा कर्जा लिया था, उसने लिख कर दिया था कि अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो ये जमीन हमारे नाम कर देगा। अब ये औरत पैसे भी नहीं दे रही और जमीन भी नहीं दे रही, हम तो सिर्फ अपना हक मांगने आए थे। इंस्पेक्टर बहुत सख्त मिजाज का था। उसने कन्हैया लाल, पूनम, उर्मिला और प्रेम को अपनी जीप में बैठाया और सीधा थाने ले गया। बाकी गुंडों को वहां से भगा दिया। थाने में पहुंचकर पुलिस ने दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाया। इंस्पेक्टर ने कन्हैया लाल से कहा, लाओ दिखाओ वो कागज जहां इसके पति ने पैसे लेने की बात लिखी है। कन्हैया लाल अपने वकील को बुलाता है। वकील एक फाइल लेकर आता है और उसमें से एक स्टैम्प पेपर निकालकर पुलिस को देता है। उसमें लिखा था कि उर्मिला के पति ने अलग अलग समय पर बहुत सारे पैसे लिए हैं और उसके आगे किसी के हस्ताक्षर थे। इंस्पेक्टर उस कागज को ध्यान से पढ़ता है। फिर वो कन्हैया लाल को घूरते हुए कहता है, तुम ब्याज पर पैसे देते हो, तुम्हारे पास साहूकारी का लाइसेंस है। कन्हैया लाल हड़बड़ा जाता है। वो कहता है, नहीं साहब, वो तो बस पहचान का था, इसलिए मदद कर दी थी। इंस्पेक्टर एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा इतनी बड़ी मदद कर दी। तुम लोग जब पैसे दे रहे थे तो क्या तुमने पूछा था कि वो पैसे किस लिए ले जा रहा है? क्या वो कोई बिजनेस कर रहा था? वो एक नंबर का पियक्कड़ था, ये बात पूरे गांव को पता है। तुम लोग उसे जानबूझकर जुआ खेलने और शराब पीने के लिए पैसे दे रहे थे ताकि तुम उसकी जमीन हड़प सको। कन्हैया लाल कहता है, साहब हमें क्या मतलब वो पैसे का क्या करता है, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। और देखिए हमने ही दौड़ धूप करके ये जमीन इस औरत के नाम विरासत में चढ़वाई है, वरना ये तो किसी लायक नहीं थी। इंस्पेक्टर जोर से मेज पर हाथ मारता है। वो कहता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने अपने स्वार्थ के लिए उस जमीन को हड़पने के लिए इसके नाम विरासत करवाई। तुमने सोचा कि एक बेवा औरत को डरा धमकाकर अंगूठा लगवा लेंगे। ये जो कागज तुम दिखा रहे हो, मुझे पूरा यकीन है कि ये फर्जी है। इसके पति को मरे हुए 2 साल हो गए और तुम अब ये कागज लेकर आ रहे हो। मैं अभी इस कागज को फोरेंसिक जांच के लिए भेजता हूं। अगर ये साइन फर्जी निकले तो तुम सब पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा ठोकूंगा और जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। पुलिस की यह सख्त बात सुनकर कन्हैया लाल और वकील के पसीने छूटने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब उनका रसूख यहाँ काम नहीं आने वाला। वो अपने कुछ नेताओं को फोन भी लगाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि ये कोर्ट का मामला है, अगर तुम्हें अपना पैसा चाहिए तो कोर्ट जाओ, यहाँ थाने में गुंडागर्दी की तो सबकी टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन कन्हैया लाल जाते जाते एक आखिरी चाल चलता है। वो इंस्पेक्टर से कहता है, साहब आप हमारी बात मत मानिए, लेकिन जरा इस औरत से तो पूछिए कि ये पिछले 2 महीने से कहाँ थी, ये किसके साथ भाग गई थी, इसने पूरे शहर को बेवकूफ बनाया। ये सवाल सुनकर थाने में सन्नाटा छा जाता है। इंस्पेक्टर भी उर्मिला की तरफ देखता है और पूछता है, हाँ भाई तुम बताओ, तुम 2 महीने से कहाँ गायब थी? तुम्हारे घर वाले कह रहे थे कि तुम तहसील गई हो और तुम यहाँ इसके साथ मिली हो, चक्कर क्या है? उर्मिला कांपने लगती है। वो नीचे देखने लगती है। समाज की नजरों में एक विधवा का किसी गैर मर्द के घर में रहना बहुत बड़ा कलंक माना जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाती। इंस्पेक्टर प्रेम की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम बताओ भाई, तुम इसके अकेले पैरोकार बनकर आए हो? तुम्हारे अलावा इसका कोई और यहाँ नहीं है? ये तुम्हारे घर में ठीक है? प्रेम को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। अगर वो सच बोलता है कि उर्मिला उसके मामा के घर थी तो ये रसूखदार लोग उसके परिवार पर उंगली उठाएंगे, समाज उर्मिला के चरित्र पर सवाल उठाएगा। प्रेम ने उसी वक्त एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। प्रेम सीना तानकर खड़ा होता है और इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए कहता है, साहब वो कहीं भागी नहीं थी, उसने मुझसे शादी कर ली है। ये सुनते ही थाने में मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। उर्मिला झटके से अपना सिर उठाती है और फटी फटी आंखों से प्रेम को देखने लगती है। कन्हैया लाल और पूनम के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इंस्पेक्टर थोड़ा हैरान होता है, फिर वो उर्मिला से पूछता है, क्या ये सच कह रहा है, तुमने इससे शादी कर ली है? उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्रेम की तरफ देखती है। प्रेम की आंखों में एक सच्चा विश्वास था। उर्मिला धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, जी साहब हमने शादी कर ली है। इंस्पेक्टर कन्हैया लाल की तरफ मुड़ता है और कहता है, सुन लिया तुमने, अब ये किसी की बेवा नहीं है, ये इस नौजवान की पत्नी है। अब अगर तुमने इसके या इसके परिवार के खिलाफ कोई भी हरकत की तो मैं खुद तुम्हें अंदर करूंगा। अब यहाँ से निकलो। कन्हैया लाल और उसके गुंडे अपना समूह लेकर थाने से बाहर निकल जाते हैं। उनका पूरा खेल खत्म हो चुका था। थाने से बाहर आने के बाद सड़क पर उर्मिला और प्रेम अकेले खड़े थे। शाम बहुत गहरी हो चुकी थी। सड़क की लाइट की रोशनी में उर्मिला प्रेम को देखती है। वो रोते हुए उससे पूछती है, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला प्रेम? तुमने सबके सामने क्यों कहा कि हमने शादी कर ली है? प्रेम मुस्कुराता है। वो उर्मिला के बहुत करीब आता है और बहुत ही प्यार से कहता है, मैंने झूठ कहा बोला उर्मिला? जब तुम 2 महीने मेरे मामा के घर थी तो वहां सब तुम्हें मेरी पत्नी ही मानते थे। मेरी माँ ने तुम्हें अपनी बहू मान लिया है। और जहां तक शादी की बात है, अगर मैंने थाने में झूठ बोला है तो चलो अब उस झूठ को सच कर देते हैं। उर्मिला हैरान रह जाती है। वो कहती है, तुम पागल हो गए हो? कौन करेगा मुझसे शादी? मैं एक विधवा हूँ। प्रेम उसका हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है, मैं करूंगा तुमसे शादी। क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? तुमने बहुत दुख देखे हैं उर्मिला, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा। ये सुनना था कि उर्मिला के सब्र का बांध टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और प्रेम के सीने से लिपट जाती है। वो कहती है, मुझ पर इतना बड़ा एहसान मत करो प्रेम। प्रेम उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, ये एहसान नहीं है पगली, ये प्यार है, बस तुम मुझे अपना बना लो। इसके बाद प्रेम और उर्मिला अपने घर जाते हैं।
प्रेम अपने माता पिता को सारी बात बताता है। वो इस रिश्ते के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं। उर्मिला के माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो तो जैसे खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद एक छोटे से मंदिर में बहुत ही सादे तरीके से प्रेम और उर्मिला शादी के बंधन में बंध जाते हैं। जब प्रेम ने उर्मिला की मांग में सिंदूर भरा तो उर्मिला की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। आज इस बात को काफी वक्त बीत चुका है। उर्मिला की जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है और वकील बताते हैं कि फैसला उर्मिला के ही पक्ष में आएगा। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि उर्मिला और प्रेम आज बहुत खुश हैं। वो एक पति पत्नी के रूप में एक बहुत ही शानदार जिंदगी जी रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी कुछ ही दिन पहले 3 मई को उर्मिला ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। उनके घर में खुशियां ही खुशियां हैं। जरा सोचिए, अगर उस दिन प्रेम ने हिम्मत न दिखाई होती तो आज उर्मिला कहां होती। प्रेम जैसे नौजवान को दिल से सैल्यूट है, जिसने समाज की परवाह किए बिना एक बेबस औरत का साथ दिया। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी को इस तरह मुसीबत से बाहर निकलते देखा है? ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे सामने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हमारी नीयत साफ है तो जीत हमेशा हमारी ही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि प्रेम के इस कदम के बारे में आपकी क्या राय है, और हाँ, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। अगली बार फिर मिलेंगे।